जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए और इसका एग्जाम मैं क्लियर कर चुका हूं साथियों। तो आपको वैसे ही सवाल बताऊंगा जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल बताए जाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी एग्जाम 14-15 मई को है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल बताएंगे जो कि 14-15 मई को पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों कि भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है। यह जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बनेगा, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। सबसे पहले तो इससे बनता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। कोई बच्चे बताएंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, आप याद रखिएगा। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है उसका प्रमुख कौन है। अभी वर्तमान में नौसेना का प्रमुख कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी पूछेगा कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो नौसेना के कितनेवें प्रमुख हैं? तो 26वें प्रमुख हैं, आप याद रखिएगा। 26वें प्रमुख है नौसेना के। 26वें प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और नौसेना के साथ साथ आप याद रखिएगा थल सेना के प्रमुख कौन है। थल सेना वाला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी एग्जाम में कभी कभी डाल देता है। बिल्कुल होगा, थल सेना का जो प्रमुख होगा वह उपेंद्र द्विवेदी होगा। कौन होगा साथियों? उपेंद्र द्विवेदी होगा, आप याद रखिएगा। और आपके पेपर में बनता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। दो सवाल आपको बता रहे हैं, आपके पेपर में बनेगा। थल सेना का प्रमुख कौन है? तो सबसे पहले उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना का हो गया, थल सेना का हो गया। एक और जान लीजिए, वायुसेना का। वायुसेना का भी जो प्रमुख है उसका नाम है अमरप्रीत सिंह। उसका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। तीनों का यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले नौसेना का प्रमुख कौन हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। उसके बाद थल सेना की हम लोग बात करें तो थल सेना का बात कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। आप याद रखोगे थल सेना, एक मिनट, थल सेना का प्रमुख कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। साथ में वायुसेना का प्रमुख पूछेगा तो वायुसेना का प्रमुख हमने क्या बताया? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपके पेपर में ये सवाल बनेगा। अगर पूछेगा कि भारत का पहला सीडीएस कौन था, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन था, भारत का पहला सीडीएस कौन था, आप लोग को भली भांति पता है। अगर कल वाला आप मेरा क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिनका मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गया था। आप लोग इनके बारे में बहुत भली भांति से जान रहे होंगे। भारत का पहला सीडीएस कौन था? जनरल बिपिन रावत था, आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान समय में एक करंट अफेयर्स के सवाल है जो कि आपके पेपर में इस बार बनेगा। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है, आप याद रखिएगा। इस सारे सवाल में से हो सकता है इस बार के पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे साथियों। तो आप इस पर अच्छे से पकड़ बना लोगे। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके 14 से 15 मई के पेपर में आने वाला है। और आप लोग एक बार बता दीजिएगा आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ दिया है, ताकि हम भी जान पाए कि आप लोग का सेंटर यहाँ यहाँ पड़ा है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, आईएनएस विक्रमादित्य क्या? ये तो वेरी वेरी सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यही एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य एक प्रकार का क्या है? विमान वाहक पोत है, आप याद रखोगे। ठीक है, यह रूस से खरीदा गया था, आपके पेपर में बनेगा। आईएनएस विक्रमादित्य है वो किस देश से खरीदा गया था? तो यह रूस देश से खरीदा गया था, आप याद रखिएगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए
अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा। ये तो रूस से खरीदा गया था और पूछेगा कि अपना भारत का पहला विमान वाहक पोत क्या था। तो उसका नाम था आई एन एस विक्रांत नाम था। उसका नाम क्या था? INS विक्रांत नाम था। इसका विक्रमादित्य है ना, तो ये रूस से खरीदा गया था। लेकिन अपना भारत पहला विमान वाहक पोत कब बनाया था, मतलब नाम क्या था? तो INS विक्रांत था। आप याद रखिएगा, जो कि पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए पेपर में बनेगा कि भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा? भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी का नाम कौन सा? भारत का पहला, ये सवाल बनता है साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS अहिरंत। उसका नाम है INS अहिरंत, जिसका काम रहता है दूर से ही दुश्मनों पर वार करना। INS अहिरंत। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? तो INS अहिरंत। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए पूछा जाने वाला एक सवाल है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं। जैसे में काफी सारे बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, सर बंदरगाह से भी कुछ इंपोर्टेंट सवाल बता दीजिएगा। तो हम बंदरगाह से आपको काफी सारा सवाल बता देते कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो कांडला बंदरगाह का पारादीप बंदरगाह कहाँ है? मोमुरगांव बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कितना है? आपका भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह है। ये सब आप पते रखोगे तो आपका एक सवाल, दो सवाल बंदरगाह से सही होगा साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है केंद्र शासित प्रदेश से पूछा है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपके पेपर में बनेगा कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, क्या हो जाएगा? आपका जवाब आना चाहिए लक्षद्वीप। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। मात्र इसका क्षेत्रफल आप लोग जानिएगा तो आप लोग बहुत क्या सोच में पड़ जाइएगा। इसका मात्र क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है, समझ लीजिए। इसका जो मात्र क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। और हमारा जो है, हमारा मैदान ही 32 किलोमीटर हो जाता है। हमारे गांव का जो मैदान रहता है वो ही 32 किलोमीटर हो जाता है, और इसका क्षेत्रफल ही 32 किलोमीटर है। तो आप याद रखिएगा, सबसे केंद्र शासित छोटा प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? ये तो एरिया के हिसाब से हो गया ना, और जनसंख्या के हिसाब से आपका हो जाएगा छोटा कौन सा हो जाएगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? और जनसंख्या के हिसाब से भी यही आता है। ठीक है, आप याद रखोगे। चलिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछेगा तो वो लद्दाख हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साथियों? लद्दाख हो जाएगा। छोटा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके पेपर में बने कि लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी से भी आपके पेपर में सवाल बनता है। तो लक्षद्वीप का राजधानी कवरवती है। क्या है? कवरवती है। कवरती है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और 12 पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो लास्ट समय है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन इसमें हो चुका है, इसका एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हूं। ठीक है ना, तो आप को एक तरीका बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। लास्ट में हमने सबसे ज्यादा नेवी एमआर का एक वेबसाइट आता है, उस पर जाकर मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट से क्या होता है? आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि लास्ट समय में आप ज्यादा पढ़ेंगे तो वो आपका दिमाग में इधर उधर रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा टेस्ट लगाइएगा तो वही आपका नंबर बढ़ाएगा। 30 मिनट के अंदर आपको सारा प्रश्न सॉल्व करना रहता है साथियों। तो वहीं अगर आप टेस्ट देंगे ना, तो वहीं आपका टाइमिंग बना रहेगा, आप प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सही कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक मान लीजिए कि एक टेस्ट के रूप में ही चल रहा है, मॉक टेस्ट के रूप में, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जीके के 25 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में भी बनता है, तो इसमें भी हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद साइंस के 20 से 15 प्रश्न को करेंगे। तो ये सब आपको हम करवाएंगे साथियों। तो पहले आपका स्कोर होना चाहिए कि 25 में से कितना प्रश्न सही कर। तो एक टारगेट लेकर चलिए कि कैसे भी हो, चाहे तुक्का लगाकर हो, चाहे जैसे भी हो, हम 20 प्रश्न यहाँ पर सही करेंगे। यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में तुक्का नहीं लगाइएगा, क्योंकि नंबर आपका बहुत कटेगा, नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो ये सारा तरीका अगर आप अपनाते हो साथियों, तो बहुत ही सब राज्य का अलग अलग कट ऑफ जाता है। जब
जैसे में हम लोग बिहार से था जब उस समय, तो हम लोग का बिहार में कटअप गया था 30+, तो मेरा जो स्कोर था साथियों वो 39 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब आप स्कोर रखिएगा तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। सौर मंडल का जवाब देखिए, जवाब आप लोग दीजिए क्योंकि टेस्ट के रूप में आप लोग दे रहे हैं। 25 में से 20 से 15 सही प्रश्न करके दिखाइए तो सिलेक्शन एक सबसे पक्का है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पृथ्वी का वाहन शुक्र का, पृथ्वी का वाहन जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा, ये सब हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को। पिंक प्लेनेट किसको कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? गुलाबी ग्रह, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आप याद रखिएगा। छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल से सारे सवाल बनते हैं साथियों, आप याद रखिएगा। और पूछता है कि बुध, बुध है जो सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? तो आप याद रखिएगा 88 दिनों में लगाता है। आपका अगला नंबर पेपर है साथियों, आप लोग देखिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए। और एक बार बताइएगा आप लोग का नेवी का यह क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने क्लास 1-2 दिन हो रहा है क्लास को स्टार्ट किया, तो मान लीजिए आज का यह जो क्लास है प्रैक्टिस सेट 1 ही होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम तक हम आपको इतना सारा क्लास करवा देंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है, टेंशन नहीं लीजिए, आप मेरा एग्जाम तक जो भी क्लास करवाते हैं उसको अटेंड कर लीजिए, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जो इसका एक निश्चित सिलेबस है, बंदरगाह, खेल, ये सब से इसका एक निश्चित सिलेबस है, तो आप एग्जाम इसका आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एग्जाम तक मेरे से तैयारी कर लो, ठीक है। चैनल को सभी कोई बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब इसलिए इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, आप याद रखोगे। और पूछेगा जय हिंद, जय हिंद या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आप याद रखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ये सारे याद कर लोगे साथियों, नारा से भी एक प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, ये सब सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आप याद रखिएगा। और सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था, आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछेगा महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारा दिए थे, जो कि आपके एग्जाम में 2-3 इंपोर्टेंट है जो बनेगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, तो उसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपके पेपर में बनेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। सारे नारे आप याद रखोगे। सबसे पहले महात्मा गांधी जी से लेकर चलेंगे, तो महात्मा गांधी जी से ये बन सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, या हे राम का नारा किसने दिया था, ये सब पूछेगा, ठीक है। अगर सुभाष चंद्र बोस से बनेगा तो सुभाष चंद्र बोस से बहुत सारे नारे हैं, जैसे में जय हिंद, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और अगर अब यहाँ पर हम लोग बात करें भगत सिंह का, तो भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस का करेंगे तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा नारा दिया था। और सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, जवाब देते चलिएगा कमेंट में। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल क्या सही करोगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बताइएगा। इसका मुख्यालय नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। हम लोग थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत कम है, क्योंकि साइंस के भी प्रश्न को करना है साथियों। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे और शाम में 7-8 बजे, ठीक है ना। ये दोनों टाइम पर आपका क्लास होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा लोगे ना, तो आप जो भी क्लास
पास सबसे पहले हम डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास होगा तो वहां पर पता चलेगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, हमने ऊपर ही आपको करवाया था, आपको बताना है भारत की पहले परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। जो बच्चे को याद होगा जब वहां पर हम बता रहे थे आईएनएस विक्रमादित्य वाला में, ठीक है, तो देखते हैं आपका दिमाग कितना फास्ट करता है। लिखे तो 7 नंबर का सभी कोई बच्चे यहाँ 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 तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में एक बार लिखेगा 7 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। आपका हम दिमाग चेक करना चाहते हैं। हमने क्या बताया था, अहिरंत नहीं बताया था कि भारत का जो पहला परमाणु पनडुब्बी था उसका नाम था आईएनएस अहिरंत। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, और ये आईएनएस अहिरंत अपना भारत का बनाया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और जो वहां पर विक्रमादित्य था वह रूस से लिया गया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य से भी आपके पेपर में सवाल बनता है साथियों, तो आप बिल्कुल सही करोगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपका जवाब आना चाहिए सर ए असम का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ए आपका असम का, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, बिहू। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल सही करोगे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने अहमदनगर जेल में यह बुक लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं, आप याद रखिएगा। ये पेपर में आपके लिए जरूरी है, आप याद कर लोगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप लोग जवाब कमेंट में देते चलिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली है किस राज्य का है, तो यह आपका केरल का हो जाएगा। केरल का कथकली या मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये केरल का, या कथकली कहाँ का है, केरल का। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और तमिलनाडु का पूछेगा तो भरतनाट्यम हो जाएगा, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य होता है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है साथियों। जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको बहुत ही काम देगा। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, देखिएगा अगला नंबर सवाल क्या है, खेल से संबंधित है, और खेल से भी प्रश्न आपके पेपर में बनता है। सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, आप बिल्कुल सही करोगे। डुरंड जो कप है साथियों वो फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है, हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, ये आपके पेपर में बनता है। ये तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, एच सी एफ पे। एच सी एफ बराबर 11। एच का मतलब हॉकी, हॉकी में क्या खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। सी का मतलब क्रिकेट, कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब फुटबॉल, कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखोगे, एच सी एफ में 11 खिलाड़ी, तो आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर इंक्रीज होगा। और पूछेगा सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है। एक फुटबॉल उसका नाम है रग्बी फुटबॉल। और ज्यादातर जो सवाल बना है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में आपका 7 खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। सिर्फ पोलो पूछेगा, वाटर नहीं पूछेगा, सिर्फ पोलो पूछेगा। तो पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। आप याद रखोगे, ये सारे आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का साथियों, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो भी सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का। लोकसभा का जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का रहता है, ठीक है। आपके पेपर के लिए ये बहुत जरूरी है, आप याद कर लोगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, टाइगर स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। टाइगर स्टेट के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, काफी सारे बच्चे इस राज्य से होंगे भी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आप अपने राज्य को जानते थे कि नहीं कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और मुझे सुनने में जहां तक आ रहा है कि सभी का एग्जाम कोई कोई बच्चे का बहुत दूर दे रहा है, क्या ये बात सही है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, आप याद रखिएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए
आपका अगला नंबर 14 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिएगा आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा। या 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42वां संशोधन देख के न डेट पूछेगा कि कब जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया था। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे कौन सा संविधान कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है और आपको जाना है भी यही है। अगर जैसे में आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो जब इसका ट्रेनिंग पर जाओगे तो आपको यही जाना है जहां पर चिल्का झील है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, तो आपको उड़ीसा ही इसका ट्रेनिंग होता है, आप याद रखना, ठीक है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं, आप याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ये वाला सवाल मैंने ऊपर भी थोड़ा सा आपको करवाया था, ठीक है। आगे चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आप क्या सही करोगे साथियों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था, तो आप बिल्कुल सही करोगे, सारनाथ में। कहाँ में दिया था, सारनाथ में दिया था, आप याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर सवाल है साथियों, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। 18 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या था, कब क्या था, तो 1928 ईस्वी में क्या था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 19 नंबर सवाल है। आपका जवाब आना चाहिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपका जवाब आना चाहिए सर। यह महानदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में है, उड़ीसा पर है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांधों में से एक है। अगर गंगा नदी से पूछेगा तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, आपका 20 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, बिल्कुल सही करोगे। यूएनओ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। इसका स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका 21 नंबर सवाल स्टार्ट हो रहा है साथियों, यहाँ पर देखिएगा। आपका 21 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि वंदे मातरम का रचयिता कौन है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। वंदे मातरम के जो रचयिता है साथियों, वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, आप याद रखिए। सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जन गण मन के जो हमारा नेशनल एंथम है उसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी, आप याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, 23 नंबर सवाल है कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी खेल में होता है। एक पक्ष में 15 खिलाड़ी और दूसरा पक्ष में भी 15, तो 15 15 30। तो एक पक्ष की बात करें तो एक पक्ष में 15 खिलाड़ी। और हमने खेल वाला प्रश्न में भी बताया था, मतलब आप इससे एक कवर कर सकते हो कि जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो आपके पेपर में ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। एग्जाम तक हम आपको ऐसा सवाल करवा देंगे जो आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही करोगे। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं, ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है उसका नाम है क्या है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार पूछ रहा है। ऐसे सैन्य पुरस्कार तो परमवीर चक्र हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता, सिर्फ पूछता कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, तो भारत रत्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है
सैन मतलब सेना के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है, आप याद रखोगे। भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, इसका शुरुआत 1954 में किया गया था, आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मरने के बाद भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। अब हम लोग साइंस के प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे साथियों। उससे पहले जीके में कितना स्कोर हुआ 25 में से बताइएगा, ताकि आपका नंबर देखिए इंक्रीज इसी से होगा, ठीक है ना। लास्ट समय में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो भी बुक लाए हैं या बुक नहीं लाए हैं, तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा ऐसा वेबसाइट जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। या मेरे क्लास से ही आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो मैं सवाल करवाता हूं उसका जवाब मन में ही आप बोलिए, यहाँ से टेस्ट लगेगा एक प्रकार से। चलिए, आपका साइंस का प्रश्न आ रहा है। साइंस में से 20 प्रश्न कौन बच्चा सही करके दिखाता है? जो बच्चा 20 में से 20 प्रश्न सही कर देगा वो पढ़ने में बहुत तेज होगा सबसे पहले, और मैं उसको फ्री पीडीएफ दूंगा। जो हमने एक पीडीएफ बनाया है, ठीक है, एकदम लास्ट में हम आपको देंगे, ऐसे तो सब बच्चों को लास्ट में देंगे, लेकिन जो बच्चा 20 में 20 सही कर देगा उसको हम अभी ये मतलब पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 20 में 20, चलिए टारगेट रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, बिल्कुल सही। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये चारों याद रखिएगा, चारों में से कोई एक आपके पेपर में देखने को मिलेगा साथियों। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और दाब का पास्कल। चलिए, एक सवाल आपका सही हो गया होगा, जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम सभी आपका चेक करेंगे। जो बच्चा जवाब दे रहा है पहला का लिखिएगा, हम देखेंगे, चेक करेंगे। या मैं अपना लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा कि हाँ सर मेरा 20 सही हुआ, आप भेजिएगा उस पर, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइएगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का है, आप याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, आप याद रखिएगा, आपके लिए पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता का है ना, तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर के लिए बनेगा, थोड़ा फास्ट करेंगे तो आप लोग जवाब भी फास्ट फास्ट देंगे। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बिल्कुल 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 सही आ रहा है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। अगर कैल्विन में पूछेगा तो 310 कैल्विन भी होता है। मतलब ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो वो सही है, और सेल्सियस में पूछेगा तो ये भी सही है, और केल्विन में भी पूछेगा तो ये सही है, यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, किस रंग के प्रकाश का परिकीलन सबसे अधिक होता है? आप क्या सही करोगे? किस रंग के प्रकाश का परिकीलन सबसे अधिक होता है? आप सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर दे रहा है कि परिकीलन पूछेगा, परिकीलन सबसे अधिक बैगनी का होता है, और सबसे कम लाल का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। अगर यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछता तो लाल का अधिक होता, बैगनी का कम होता। यहाँ पर उल्टा होता, पर किल्लल पूछेगा तो बैगनी का अधिक होगा, लाल का कम होगा। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेगा तो लाल का अधिक, बैगनी का कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं तो आप अच्छे से कवर करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, अनुवांशिक का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा गेगल जॉन मेंडल को। गेगल जॉन मेंडल को। हम इसके बारे में और भी जानकारी नहीं दे पा रहे क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाना है साथियों, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम जो तापमान होता है वह किस घनत्व पर होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आप याद रखिएगा। और खोलना किस डिग्री पर प्रारंभ करता है? 100 डिग्री पर, और इसका जमने का तो 0 डिग्री पर, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आपको कई प्रैक्टिस सेट में हम बता चुके हैं सर, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और ए का रेटिनॉल होता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? आप बिल्कुल याद रखोगे, एक ट्रिक याद रखोगे, पिताजी। ट्रिक क्या याद रखोगे? पिताजी। पी का कहने का मतलब पित्तल, ता का मतलब कहने है तांबा, और जी का मतलब जिंक, जिंक मतलब जास्ता, यानी तांबा और जास्ता
मिलके क्या बनता है, पित्तल बनता है। पिताजी, पी का मतलब पित्तल, ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक, जिंक मतलब जास्ता ही होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे सर, या लीवर यानी यकृत होगा। आपका अगला नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में बनेगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोस में होता है यानी इस्पात में होता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस सभी बच्चे को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा। अम्लीय वर्षा के मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा, तो SO2, SO2 और NO2, SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। SO2 कहने का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है, आप याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमना है तो कौन सा विटामिन सहायक होगा, विटामिन के। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। खून का पीएच मान 7.4 होता है, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में ऐसा सवाल बनेगा। प्राथमिक रंग कौन सा रंग होता है, प्राथमिक रंग कौन सा रंग होता है, तो प्राथमिक रंग होता है लाल होता है, लाल होता है और हरा होता है और नीला होता है, लाल हरा और नीला यानी बी वाला ऑप्शन होगा। RGB, इसको शॉर्ट में याद रखने का ट्रिक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल हो रहा है साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपका स्कोर बहुत ही अच्छा किया गया होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए, और ज्वाइन योर चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि यह चैनल आपका किस्मत बदलेगा, आपका लकीर बदल देगा, जो आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। किन किन बच्चों का 20 में 20 प्रश्न सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा साथियों, उस पर आप भेज दीजिएगा कि हाँ सर मुझे मिल गया, ठीक है, तो आपके पास फिर PDF चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।